नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहमस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं सेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य अष्टमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकमस्ति विचित्रः साक्षी। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सेमुषि द्वितीय भाग इस पुस्तक के 8वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है विचित्र साक्षी। अयम पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। छात्रों, यह पाठ विख्यात लेखक ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है। न्यायाधीश सत्य असत्य के निर्णय हेतु कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके कारण प्रमाण के बिना भी न्याय संभव हो पाए। इस कथा में भी न्यायाधीश ऐसा ही मार्ग अपनाकर न्याय करता है। तर्हि आगच्छन्तु पठामः तावत् एतां मनोरंजिकां कथाम्। अधुना वाचनं कुर्मः। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम अर्थकार्ष्येन पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। छात्राः, अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः। कश्चित् धनहीनः जनः बहु अधिकं परिश्रमं कृत्वा स्वल्पमात्रायां धनम् अर्जितवान्। तेन धनेन सः निर्धनः जनः स्वस्य पुत्रस्य एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं कारितवान्। तस्य पुत्रः महाविद्यालयस्य छात्रावासे स्थित्वा अध्ययनम् आरब्धवान्। एकदा सः पिता पुत्रस्य रुग्णतायाः विषये श्रुत्वा व्याकुलः अभवत्। सः पुत्रं द्रष्टुं मेलितुं च प्रस्थितः। परं तस्य समीपे धनस्य अभावः आसीत्। अतः सः बसयानेन गन्तुम् असमर्थः पादाभ्याम् एव अचलत्। अधुना अस्य हिंदी अर्थं पश्यामः। छात्रों, एक निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन की सहायता से वह अपने पुत्र को एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र उसी महाविद्यालय के छात्रावास में रह करके पढ़ाई करने लगा। एक बार उसका पिता अपने पुत्र के बीमार होने की बात सुन करके बेचैन हो उठा और चिंताग्रस्त होकर के वह पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। लेकिन धन के अभाव से पीड़ित होने के कारण वह बस को छोड़ करके पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा।
एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थम् उपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। छात्राः अधुना सरलभाषया एतस्य अर्थं पश्यामः। सः निर्धनः जनः पदातिः एव गच्छन् आसीत्। सायंकालः जातः, परन्तु पुत्रस्य छात्रावासः इतोपि बहु दूरम् आसीत्। रात्रिकाले अंधकारे निर्जनक्षेत्रे यात्रा न उचिता। एवं चिन्तनं कृत्वा सः रात्रिनिवासाय समीपस्थं ग्रामं प्राप्य एकस्य गृहस्थस्य गृहं गच्छति। दयालुः गृहस्वामी रात्रिनिवासाय तस्य कृते स्थानं ददाति। अधुना हिन्द्यार्थं पश्यामः। पैदल चलता हुआ बच्चों वह निर्धन व्यक्ति शाम को भी अपनी मंजिल से बहुत दूर था, अर्थात बेटे के पास छात्रावास में जाना था। सायंकाल हो गया चलते चलते, परंतु छात्रावास तो बहुत दूर था। रात के अंधेरे में सुनसान क्षेत्र में पैदल चलना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके वह पास के ही एक गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास पहुंचा। उस दयालु गृहस्थ व्यक्ति ने भी उसे रात्रि विश्राम हेतु स्थान प्रदान कर दिया। विचित्रा दैव गतिः। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पलायितः। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चोरशङ्कया तम् अन्वधावत्। अगृहाण च परं विचित्रम् अघटत। चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चोरोऽयं चोरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चोरं मत्वा अभर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। छात्रा अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः। भाग्यस्य गति बहु विचित्रा भवति। यस्मिन् गृहे सः अतिथिः निर्धनः जनः रात्रिनिवासं करोति स्म, छात्राः तस्मिन्नेव गृहे एकः चोरः रात्रौ चौर्यार्थं प्रविष्टः। सः चोरः गृहे स्थिताम् एकां पेटिकां स्वीकृत्य ततः वेगेन निर्गतः। सः अतिथि चोरस्य पादध्वनिना जागृतः। चोरः इति मत्वा सः तस्य पृष्ठतः अधावत्, परन्तु अकस्मात् एका विचित्रा घटना संजाता। सः चोरः अतिथिं दृष्ट्वा उच्चस्वरेण अयं चोरः इति कोलाहलम् अकरोत्। तस्य उच्चस्वरं श्रुत्वा ग्रामवासिनः निद्रायाः प्रबुद्धाः। ते स्वगृहेभ्यः तत्र आगत्य वराकम् अतिथिम् एव चोरः इति मत्वा तस्य निन्दनं कृतवन्तः। यद्यपि चोरः तु ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्, अतः सः आरक्षी तस्मिन्नेव काले अतिथिम् अयं चोरः इति प्रचारं कृत्वा कारावासे स्थापितवान्। हिन्द्यर्थः। छात्रों, भाग्य की गति बड़ी विचित्र होती है। उसी रात उस घर में जिसमें अतिथि रात्रि निवास करने के लिए रुका था, उसी घर में एक चोर घुस आया और वहां पर रखी हुई एक पेटी को लेकर के भागने लगा। बच्चों, चोर के पैरों की आहट से जागकर वह अतिथि चोर होने की आशंका से उसके पीछे दौड़ पड़ा और उस चोर को पकड़ लिया। परंतु तभी एक विचित्र घटना घटी।
वह चोर ही उल्टा जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज से जाग करके सारे गांववासी अपने अपने घर से निकल करके वहां आ पहुंचे और उस अतिथि को ही चोर समझ करके उसे कोसने लगे। हालांकि चोर तो वह कोतवाल ही था। उस कोतवाल ने उस अतिथि को चोर के रूप में प्रचारित करके उसे जेल में डाल दिया। अग्रे पठामः। अग्रिमे दिने सः आरक्षी चौर्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत, आरक्षिणं च दोषभाजनम्। किन्तु प्रमाणाभावात् सः निर्णेतुं नाशक्नोत्। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चिद् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। अधुना अस्य सरलम् अर्थं पश्यामः। अग्रिमे दिने प्रातः सः आरक्षी तम् अतिथिं चौर्यस्य अभियोगे न्यायालयम् अनयत्। तत्र न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। सः उभाभ्याम् अर्थात् अतिथेः आरक्षिणः च पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा सः अवगतवान् यत् अतिथि तु निर्दुष्टः अस्ति, अस्य दोषः नास्ति, अपितु आरक्षी एव चोरः अस्ति। परं तस्य समीपे किमपि प्रमाणं न आसीत्, अतः सः तस्मिन् समये निर्णयं कर्तुं न शक्तवान्। न्यायाधीशः योजनानुसारं तौ अग्रिमे दिने आगन्तुम् आदिष्टवान्। अग्रिमे दिवसे तौ स्वस्वपक्षौ पुनः स्थापितवन्तौ। तदानीम् एव एकः कर्मचारी आगत्य न्यायाधीशं सूचयति यत् इतः किञ्चित् दूरं कश्चित् मृतः अस्ति। तस्य मृतशरीरं राजमार्गस्य समीपे अस्ति। तदा न्यायाधीशः अतिथिम् आरक्षिणं च शवं न्यायालयम् आनेतुम् आदिशति। हिंदी अर्थः। अगले दिन वह कोतवाल चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय में लेकर गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग घटना का विवरण सुना। सारा वृत्तांत जान करके न्यायाधीश ने अतिथि को निर्दोष और कोतवाल को दोषी माना, किंतु साक्ष्य के अभाव में वह कोई निर्णय नहीं दे सका। फिर उन्होंने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए कहा। अगले दिन उन दोनों ने फिर से अपना अपना पक्ष रखा। तभी वहां एक कर्मचारी आकर के न्यायाधीश से निवेदन करता है कि महोदय, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है और उसका शव राजमार्ग के पास में ही पड़ा है। अब आप आदेश दीजिए कि क्या किया जाए। फिर न्यायाधीश ने कोतवाल और उस आरोपी को शव लाने का आदेश दिया। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलताम्। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टदेहः आसीत्। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्।
सः भारवेदनया क्रन्दति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तम् उवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणाद् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथञ्चिद् उभौ शवम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः। न्यायाधीशस्य आदेशं प्राप्य उभौ ततः शवम् आनेतुं गतवन्तौ। तत्र गत्वा पश्यतः यत् एकस्मिन् काष्ठस्य पटले वस्त्रेण आच्छादितं मृतशरीरं स्थापितम् अस्ति। उभौ तं मृतशरीरं स्कन्धे संस्थाप्य न्यायालयं प्रति प्रस्थितवन्तौ। यतः आरक्षी शरीरेण हृष्टपुष्टः आसीत्, अतिथि च कृशकायः दुर्बलः च, अतः भारयुक्तस्य शवस्य वहनम् अभियुक्तस्य कृते बहु कठिनं कष्टदायकं च आसीत्। सः अतिथि भारवेदनया रोदति स्म। तस्य रोदनं श्रुत्वा प्रसन्नः आरक्षी अभियुक्तम् उवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वं मां चोरितायाः पेटिकायाः ग्रहणाद् वारितवान्। अधुना निजकृत्यस्य फलस्य आस्वादनं कुरु। अस्मिन् चौर्यस्य अभियोगे तुभ्यं 3 वर्षाणां कारावासस्य दण्डनं दास्यते इति कथयित्वा सः आरक्षी अहसत्। येन केन प्रकारेण तौ मृतशरीरम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे अर्थात प्रांगणे स्थापितवन्तौ। हिंदी अर्थः। आदेश पाकर दोनों अतिथि और वह आरक्षी चल पड़े। वहां पहुंचकर एक तख्त पर रखे कपड़े से ढके उस शरीर को कंधे से ढोते हुए वे दोनों न्यायालय की ओर चल पड़े। अर्थात बच्चों, उन्होंने जो मृत शरीर था, डेड बॉडी था, उसको कंधों पे रख लिया, एक ने आगे से एक ने पीछे से, और वो न्यायालय में जो बंकिम चंद्र जी न्यायाधीश थे उनके पास लेकर के वो चल पड़े। क्योंकि वह कोतवाल हृष्टपुष्ट था, हेल्दी था, हट्टा कट्टा था, और आरोपी बेचारा अतिथि जो निर्धन व्यक्ति था वह दुबला पतला। इसलिए उस निर्बल अतिथि के लिए भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए बहुत ही कठिन था। वह उसके भार की पीड़ा से क्रंदन कर रहा था, रो रहा था। उसका क्रंदन सुनकर के कोतवाल खुश होते हुए बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ले जाने से मुझे रोका था ना, अब अपने किए का फल भोग। इस चोरी के आरोप में तू कम से कम 3 साल की जेल तो जाएगा। ऐसा कह करके वह जोर से हंसने लगा। किसी प्रकार उन दोनों ने शव को ला करके एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ। आरक्षिणी निज पक्षं प्रस्तुतवती आश्चर्यम् अघट्टत। सः शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि। त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणाद् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं च ससम्मानं मुक्तवान्। अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः। यदा तौ शवम् आनीतवन्तौ तदा न्यायाधीशः पुनः एकदा स्वस्य पक्षं वक्तुम् आदिष्टवान्। यदा आरक्षी स्वस्य पक्षम् उपस्थापितवान् तदा एव एका आश्चर्यपूर्णा घटना घटिता। सः शवः
आच्छादितं वस्त्रम अपाकृत्य दूरीकृत्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदनम अकरोत्। मान्यवर, एषः आरक्षी मार्गे यत् अकथयत् तद् अहं भवन्तं सूचयितुम् इच्छामि। एषः आरक्षी एतं निर्धनं जनम् अवदत् यतः तद्दिने त्वं मां चोरितायाः पेटिकायाः नयनात् अवार्यत्, अतः अधुना तस्य दुष्कर्मणः फलस्य आस्वादनं कुरु। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारावासदण्डं प्राप्स्यसि। तत् श्रुत्वा सत्यं सर्वेषां पुरतः आसीत्, अतः न्यायाधीशः आरक्षिणे कारावासदण्डं तं निर्धनं जनं च सम्मानपूर्वकं गन्तुम् अनुमतिम् अयच्छत्। अतएव कथ्यते। बच्चों, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने पर एक अद्भुत घटना घटी। उस मृत व्यक्ति ने जो कपड़ा उसको ओढ़ाया हुआ था उसको हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके उससे निवेदन किया, मान्यवर, इस कोतवाल ने मार्ग में जो कुछ कहा वह मैं आपको बताता हूं। इसने कहा कि तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को उस दिन ले जाने से मुझे रोका था, इसलिए अब अपनी करने का फल भोग। इस चोरी के आरोप में तू 3 वर्ष की जेल की सजा पाएगा। यह बात सुन करके न्यायाधीश ने उस कोतवाल को जेल की सजा दी और उस अतिथि को, निर्धन व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समावलम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। पदच्छेदः। अतः एव उच्यते दुष्कराणि अपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलया एव प्रकुर्वते। अन्वयः। अतएव उच्यते मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समावलम्ब्य दुष्कराणि अपि कर्माणि लीलया एव प्रकुर्वते। भावार्थः। अतएव उच्यते मतिवैभव संपन्नाः जनाः नीतिं युक्तिं च आश्रित्य कठिनानि अपि कार्याणि सहजतया एव कुर्वन्ति। छात्रों, बुद्धि से संपन्न व्यक्ति कठिन कार्यों को भी नीति और तर्क से उपाय सोच करके बिना परिश्रम के ही उसको कर डालते हैं। छात्राः, अधुना एषः पाठः समाप्तिं गतः। अनया कथया भवन्तः किं ज्ञातवन्तः? अनया कथया ज्ञायते यत् सत्यं यथा कथंचित् जनानां पुरतः आगच्छति एव, अतः सत्यस्य आश्रयः कदापि न त्यक्तव्यः। अपि च यदि वयं शान्तमनसा चिन्तनं कुर्मः तर्हि यस्याः कस्याः अपि समस्यायाः परिहारः न्यायाधीशवत् सरलतया कर्तुं शक्नुमः। अतः अहं कर्तुं न शक्नोमि एषः भावः कदापि भवतां मनस्सु न आगच्छेत्। छात्रों, अब यह पाठ समाप्त हुआ। इस कथा से हमें पता चलता है कि सच्चाई कभी न कभी किसी न किसी रूप में लोगों के सामने आ ही जाती है। इसलिए कभी भी जीवन में सत्य का आश्रय मत छोड़ना, बल्कि यदि हम शांत मन से सोच विचार करके निर्णय ले तो समस्या कैसी भी हो उसका समाधान, जैसे न्यायाधीश ने सरलता से उस बिना प्रमाण वाले केस का समाधान दे दिया, उसी तरह से हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, युक्ति का प्रयोग करते हुए और समाधान पा सकते हैं। अग्रिमं पाठं स्वीकृत्य एतादृशम् एव रुचिकरं पाठं स्वीकृत्य वयं पुनः मेलिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्। धन्यवादः।